दोस्तों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के राजनीति के अंदर एक तरीके से भूचाल आया हुआ है और ये जो भूचाल है वो यूपी बीजेपी के अंदर आया हुआ है और ऐसा भूचाल है जिसका कि असर दिल्ली तक यानी कि मोदी की सत्ता तक जिसका असर होने वाला है। उत्तर प्रदेश के राजनीति में आपको पता है कि योगी जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और काफ़ी समय से इस तरीके की खबरें चल रही हैं कि कहीं ना कहीं योगी और मोदी शाह के बीच में एक शीत युद्ध सा स्थिति बना हुआ है। इनके अंदर सब कुछ सही नहीं है और चुनाव के समय या चुनाव से पहले ये खबरें भी बड़ी प्रमुखता के साथ चली कि 2024 के अंदर अगर मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ जीत जाते हैं, सरकार बन जाती है, तो संभवतः उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का टिकट काट दिया जाएगा, उनको सीएम के कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा। और इस चीज़ को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बहुत हवा दी थी और इसमें काफ़ी सच्चाई भी दिखता है, क्योंकि हिंदुस्तान के कई ऐसे भाजपा शासित राज्य हैं जहां पर मोदी शाह ने अपने इच्छा के अनुसार, अपने मन के अनुसार लोगों को, व्यक्तियों को चीफ मिनिस्टर के कुर्सी पर बिठाया है। ऐसे लोगों को बिठाया है जो कि इनके इशारे पर काम करते हैं, इनके इशारे पर चलते हैं। लेकिन ये चीज़ जो है वो उत्तर प्रदेश पर अप्लाई नहीं हो रहा था, योगी आदित्यनाथ के साथ ये सब चीज़ें अप्लाई नहीं हो रहा था और इसीलिए कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह के मन में एक टीस थी और वो सोच रहे थे कि मौके की तलाश में थे कि कब ऐसा मौका आए हम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से बाहर कर दें, उनको साइड लाइन कर दें। 2024 का रिजल्ट तो आया, सरकार भी बन गया, लेकिन मोदी जी के बल पर सरकार नहीं बना, एनडीए की सरकार बना और ऐसा सरकार बना जिसका कि कोई भरोसा नहीं कि कब वो ख़त्म हो जाएगी, कब गिर जाएगी। जो नीतीश कुमार है, जो चंद्रबाबू नायडू हैं, वो कब अलग हो जाएंगे, कब मोदी जी को धोखा दे देंगे, इसका किसी को भरोसा नहीं है। तो सरकार तो बनी, लेकिन एक अस्थिर सरकार बनी है और इस सरकार के भरोसे मोदी जी, योगी जी पर कोई एक्शन नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसका पूरा का पूरा जो लाभ हुआ वो योगी आदित्यनाथ को हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जो है उनका कद और बढ़ गया है और वो कद्दावर बन चुके हैं। और उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो हलचल हुआ वो इस बात को लेकर एक और अधिक तेज हो गया कि आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत, वो गोरखपुर के अंदर गए और वहाँ पर जा कर के योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि ये कई तरीके के संदेश दिल्ली की सत्ता को देता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी संघ से ही निकले हुए हैं। संघ प्रचारक के रूप में इन्होंने काम किया और संघ ने ही इनको प्रमोट करके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में इनको प्रोजेक्ट किया और देश के प्रधानमंत्री ये बने। लेकिन पिछले 10 सालों में अगर आप देखेंगे जो मोदी जी का कार्यशैली है, इनका जो काम करने का तरीका है, वो ऐसा तरीका है कि इन्होंने अपने सामने किसी को कुछ समझा ही नहीं। देश के जो विपक्षी नेता हैं उनको तो छोड़ दीजिए, इन्होंने बीजेपी के अंदर भी किसी नेताओं को कुछ नहीं समझा, चाहे वो बड़ा से बड़ा केंद्रीय मंत्री ही क्यों नहीं हो। इन्होंने संघ को भी कुछ नहीं समझा। और थोड़े दिनों पहले जेपी नड्डा का जो एक बयान आया था इंटरव्यू के दौरान कि अब बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है वो इतनी बड़ी हो गई है कि उसको संघ की ज़रूरत नहीं है। ये बयान दरअसल जेपी नड्डा का नहीं है, बल्कि ये बयान जो था वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी का था, जिसको कि जेपी नड्डा के माध्यम से बुलवाया गया। तो ये सब चीज़ें, ये जो फंक्शनिंग का जो तरीका था नरेंद्र मोदी का, इससे कहीं ना कहीं संघ भी प्रभावित हो रहा था। लेकिन संघ इन सभी चीज़ों को बर्दाश्त कर रहा था सिर्फ इसलिए कि चलो कोई बात नहीं, कुछ भी कर रहा है लेकिन एटलीस्ट अपने बल पर बीजेपी को जिता तो रहा है, केंद्र में सत्ता तो दिलवा रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, इसके नखरे भी हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन 2024 के अंदर जब नरेंद्र मोदी वो करिश्मा नहीं कर पाए और जो बहुमत का आंकड़ा होता है 272 उसको छू नहीं पाए, 240 पर ही निपट गए, तो संघ को अब लगने लगा कि ये बहुत राइट टाइम है नरेंद्र मोदी को चेंज करने का, या नरेंद्र मोदी को एक सबक सिखाने का, उनको एक लेसन देने का कि संघ के अंदर, बीजेपी के अंदर और भी कई ऐसे लोग हैं जो कि आपको रिप्लेस कर सकते हैं।
और उसी में से एक नाम योगी आदित्यनाथ का है। क्योंकि बीजेपी के अंदर आप देखेंगे कि जितने भी बड़े नेता हैं उन सभी की स्थिति ऐसी है कि वो नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं, है ना। सिर्फ 2 ही लोगों का नाम ऐसे निकल करके आता है, एक नितिन गडकरी का और एक योगी आदित्यनाथ का, जो कि अपने शर्तों पे काम करते हैं, पूरे ठसक के साथ काम करते हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा का जो रिजल्ट आया, 80 सीटों में से 33 पर सिमट गई बीजेपी। हालांकि इसका ठिकरा योगी जी के ऊपर फोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन योगी जी के पास इसका बहुत सॉलिड जवाब था कि सब कुछ आपके नाम पर हुआ। कैंडिडेट्स के सिलेक्शन से लेकर के और प्रचार तक सब कुछ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जब किया गया, तो हार का ठिकरा भी नरेंद्र मोदी के ऊपर ही फूटना चाहिए, न कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर। और अपने इस तर्क में योगी जी काफ़ी सही है, काफ़ी सॉलिड है। और पिछले कुछ दिनों से संघ के कई ऐसे नेता हैं जिनका कि बयान वायरल हुआ, चाहे वो संघ के जो हेड हैं, जो चीफ है मोहन भागवत, उनका एक बयान किस तरीके से उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला किया, कुछ मुद्दों को लेकर के हमला किया। मणिपुर में जिस तरह की हिंसा हुई और उसको रोकने के लिए मोदी की सरकार कुछ नहीं करी, उसको लेकर के हमलावर हुए। चुनाव के दौरान जिस तरीके के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया नरेंद्र मोदी ने, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगाया मोहन भागवत ने। इसके अलावा विपक्ष की जो भूमिका, जो नरेंद्र मोदी विपक्ष को एक दुश्मन की तरह देखते हैं, है ना, उसको विपक्षी नेता के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि एक दुश्मन के तौर पर देखते हैं, उस चीज़ को लेकर भी मोहन भागवत ने सवाल उठाया। आरएसएस के एक बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने किस तरीके से कटाक्ष किया कि नरेंद्र मोदी ने धर्म के नाम पर चुनाव तो लड़ा, लेकिन राम जी ने ही इनको 240 पर अटका दिया। क्यों? क्योंकि इनके अंदर अहंकार आ गया था, है ना। तो ये तमाम जो संघ से जुड़े नेता हैं, जो संघ के लोग हैं, वो जो इस तरह के बयानात आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये लोग बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि मोहन भागवत इस तरीके का बयान दे रहे हैं या इंद्रेश कुमार का इस तरीके का बयान आ गया तो इसका मतलब ये है कि जो संघ है, जो आरएसएस है और जो बीजेपी है, उसमें खटपट हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों एक ही लोग हैं। और मोहन भागवत को या इंद्रेश कुमार को या किसी भी संघ के नेता को बीजेपी से कोई दिक्कत नहीं है। उनको दिक्कत किसी से है? सिर्फ 2 लोगों से, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह। और इनको शिफ्ट करना चाहते हैं, है ना। कहते हैं ना कि शक्ति का संतुलन बना रहना चाहिए। पिछले 10 सालों में जो सारी शक्तियां अपने हाथों में, अपने मुट्ठी में केंद्रित कर ली है मोदी और शाह की जोड़ी ने, गुजरात लॉबी ने, उससे संघ परेशान हो चुका है। और मोहन भागवत जब गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा संदेश दिल्ली को दिया जाता है कि देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हैं इस बीजेपी के अंदर, इस संघ के अंदर और भी कई से लोग हैं जो कि आपका स्थान ले सकते हैं। और देश के जो एक ठाकुर समाज है, उनके अंदर भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस लोग को लेकर के नाराज़गी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सच में, ठाकुर समाज का एक ही मुख्यमंत्री बीजेपी में बचा है, वो योगी आदित्यनाथ है, तो ऐसा ना हो कि ये इनको हटा दे, है ना। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को चिंता में डालने के लिए पर्याप्त है। और जिस तरीके से सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार जिस 2 बैसाखी पर टिकी हुई है, तो नरेंद्र मोदी को इस सरकार को बचाना ही बहुत चुनौतीपूर्ण है उनके लिए, है ना। तो फिलहाल उनका जो पूरा का पूरा जो फोकस है वो ये है कि कैसे इस एनडीए की सरकार को स्थिर बनाए रखा जाए, कैसे नीतीश कुमार को मनाना है, कैसे चंद्रबाबू नायडू को मनाना है, और कैसे इस सरकार को एक स्थिर सरकार के रूप में बदलना है और चलाना है। योगी आदित्यनाथ तो बहुत दूर की बात है, उनकी कुर्सी को अब ये हटाने से सोच भी नहीं सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटा दिया जाए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सर पे, योगी आदित्यनाथ के पीठ पे कहीं ना कहीं संघ का हाथ है। तो बहुत कुछ होने वाला है इस देश की राजनीति में, और ख़ास करके बीजेपी के अंदर अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में कह लीजिए, दिनों में कह लीजिए, और उसके ऊपर नज़र बनाए रखिए। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।